बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं द ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के जो फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर्स हैं उनके साथ मैं हाजिर हूं। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 34 से अपनी बात का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डायनामिक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम ओवरलोड कर सकते हैं न्यू ऑपरेटर को और डिलीट ऑपरेटर्स को जो हमें ऑलरेडी मौजूद हैं। क्योंकि हमारा कंटिन्यू टॉपिक है ये, पहले से ही हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग की, तो इसीलिए उसी से ये मिलता जुलता ही टॉपिक हमारे पास होगा। दिस पॉइंटर हमारे पास है जो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इम्प्लिसिटली जो है ना, मतलब हम कॉल करें या ना करें, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट कॉल्स अ मेंबर फंक्शन, इम्प्लिसिटली जो है वो एक पॉइंटर पास करता है उस फंक्शन को और वो फंक्शन उसे रिसीव करता है। वो उस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर होता है जिसे हम दिस पॉइंटर कहते हैं और इसे हम जो कीवर्ड दिस है ना उसके साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगह पे हम इसे लिख लें तो फ़ायदा होता है, अगर हम नहीं भी लिखते तो चूंकि ये इम्प्लिसिटली कॉल हो रहा होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी जहाँ भी किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे कॉल करेंगे। चूंकि ये एक पॉइंटर है तो इसके साथ डॉट वाला ऑपरेटर नहीं चलेगा। C++ के अंदर डॉट का ऑपरेटर नहीं चलता। जावा के अंदर और C# जो लैंग्वेजेस हैं वो आगे जाके आप देखेंगे, उनमें चूंकि एरो ऑपरेटर है ही कोई नहीं, उसके अंदर है ही दिस ऑपरेटर है, सॉरी डॉट ऑपरेटर है, तो वहाँ पर दिस डॉट बफर भी लिखा जा सकता है जैसे ये लिखा हुआ है ना। अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो आप इसे इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप इस दिस पॉइंटर को दूसरे थर्ड मतलब एक दूसरा एक तरीका तो ये है ना कि बगैर उसके भी आप कर लें तब भी ये दिस इसके साथ ही ये समझ लें। अगर आप इस तरह लिखते हैं एरो ऑपरेटर भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप डॉट के साथ ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इस नोटेशन के साथ आपको ये यूज़ करना पड़ता है। तो आम तौर पे जो जो कन्वेंशन है वो यही है कि हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास है दिस के हवाले से कि दिस ऑपरेटर किसी भी क्लास के अंदर जो है ना वो किस तरह से काम करता है। उसके बाद चूंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम एरे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की, उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी चीज़ रहती थी हमारे पास। जिस देखें जी, हमने जब अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फर्रुख पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था कि क्लास जो है ना ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है जी, तो अगर प्रिमिटिव डाटा टाइप की एरेज बन सकती हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप की डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो सकती है, प्रिमिटिव डाटा टाइप की कास्टिंग हो सकती है, टाइप कास्टिंग जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज़र डिफाइंड क्लासेस में भी मौजूद हैं। ठीक है, ये नहीं है कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यानी क्लासेस के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो इंस्टेंस होते हैं। जैसे हम एक इंटीजर वेरिएबल डे मंथ ये हमने लिख दिया, ये अब डे जो है ये एक इंस्टेंस है इंटीजर टाइप का, मंथ जो है वो एक इंस्टेंस है इंटीजर टाइप का, और इसी तरह ईयर जो है वो एक इंस्टेंस है आपके पास इंटीजर टाइप का। और जब हम क्लास सॉरी डिफाइन करते हैं तो उस वक्त हम क्लास के वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे ये हमने क्लास डिफाइन की हुई है और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखें सिंपल हमने इस तरह के इसे कॉल कर दिया एरे बनाने के लिए। यही तरीका अगर आपको याद होगा तो यही तरीका प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का है कि हम यहाँ पर डाटा टाइप का नाम लिखते थे इंटीजर, आगे वेरिएबल का नाम लिखते थे और ब्रेसेस के अंदर जो है वो हम तादाद लिख देते थे कि हमने कितने जो है ना उसके एरे के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। सेम तरीका है, सेम इंडेक्स से हम इसको यूज़ करेंगे, कोई लाइन इसमें चेंज नहीं है। माई डेट ऑफ 0 इसी तरह माई डेट ऑफ 9 तक ये एक एरे क्रिएट हो गई है और ये टाइप डेट है, इसमें 9-10 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हुए हैं। समझ आ गई जी? ठीक है जी, ये होगी इसकी डेक्लेरेशन। उसके बाद ये इंट एरे की मिसाल है, जिस तरह हम इसे इनिशलाइज कर सकते हैं कि हमने इंट को इनिशलाइज किया तो हमारे पास आ जाता है जी 0 1, यानी जो वैल्यूज़ वो होल्ड कर सकता है वो वैल्यूज़ हम देते हैं। हम डेट यूर डेट यानी कोई हमने वेरिएबल नाम रखा 3 रखा
हमने चूंकि डेट के इससे पहले हमने उसके कंस्ट्रक्टर कॉल बनाए हुए हैं, तो ये देखें मैंने वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिख दिया, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये वैल्यूज़ जो हैं वो पहले में और ये दूसरे में वैल्यूज़ चली जाएंगी और ये तीसरे में, यानी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए आप अपनी डेट और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को एट द टाइम ऑफ डेक्लेरेशन हम इनिशलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम एक क्लास और उनके ऑब्जेक्ट्स को भी इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, सेम है जी, जैसे ये आपके पास है। अच्छा, ये भी एक तरीका है, मतलब इस तरह भी आप इनको लिख सकते हैं। डेट माई डेट ऑफ 10 आपने दो वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दिया है और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी इनिशलाइज नहीं है। पहली वैल्यू डेट ऑफ 0 में चली जाएगी, दूसरी माई डेट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना ये मूव कर जाएगी। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा कोड बना के दिखाया गया है उसका, और उस कोड को जो है ना वो लाइन अप करके या चला के दिखाया जा रहा है कि डायनामिक है। उसके बाद हमने देखा था लेक्चर, जो फाइनल टर्म हमारा शुरू हुआ था वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से स्टार्ट हुआ था कि मैलोक और कैलोक का फंक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि हम रन टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम हम डायनामिकली जो है वो मेमोरी एलोकेट करते थे एरेज को। तो ये डायनामिक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गई। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। स्ट्रिंग जो है ये प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है सी प्लस प्लस के अंदर, बाकी तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ये प्रिमिटिव डाटा टाइप के तौर पे यूज़ होती है। यहाँ पर ये एक अलहदा से सेपरेट क्लास है और इसके पीछे करैक्टर जो डाटा टाइप है वही वर्क कर रही होती है। ये देखें जी, हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग पॉइंटर टेक्स्ट। जब हमने पॉइंटर टेक्स्ट लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है ये डायनामिक है, जितने करैक्टर आप इसमें रखेंगे ये उतने की जो है ना वो एरे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जी ये भी तरीका है। यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ 5। तो अब ये जो 5 वाला लाइन 1 के अंदर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है जिसमें कोई हमने उसका साइज मेंशन नहीं किया, लेकिन लाइन 2 के अंदर हमने बता दिया कि हमारे पास जो है ये 5 करेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो इसी तरह जो हमारे पास ये जो न्यू का ऑपरेटर है, ये एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं न्यू ऑपरेटर के ज़रिए, और डिलीट ऑपरेटर के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करते हैं। हमें डिलीट करने की भी बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। जब आप डायनामिकली क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो फिर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आपको कभी कभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट भी करना पड़ता है ताकि आपकी मेमोरी भी रिलीज़ हो जाए, और दूसरा वो कोई लॉजिक आपके पास सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की ऐसी होती है जी। ठीक है जी, तो ये न्यू और डिलीट है। न्यू जो है ये ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए है और डिलीट जो है ये ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए है। अब इसी तरह न्यू और डिलीट को भी ओवरराइड किया जा सकता है। जिस तरह पीछे हम सारे ऑपरेटर्स को पढ़ के हैं, चूंकि ये भी एक ऑपरेटर्स ही है, न्यू का भी एक ऑपरेटर है और डिलीट का भी एक ऑपरेटर है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लस माइनस यूनरी बाइनरी हम पीछे देख कर आए हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं और हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम इन को भी ओवरराइड जो है वो कर सकते हैं जी। ठीक है, ये देखें जी, ये कॉल किया हुआ है उसने टेक्स्ट को। अगर टेक्स्ट के अंदर यानी एरे लिख के आगे टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट के इंस्टेंस थे, अगर 5 वेरिएबल थे, 10 थे, जितनी भी एरे क्रिएट हुई थी सारी की सारी एरे जो है वो इसमें से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके हैं, सिर्फ आपने इसके डिफरेंट किस्म के सिंटैक्स हैं। जैसे आप बता रहे हो कि जी आप W3 स्कूल से देख रहे हैं इसको, वहाँ से आप इसकी जो है ना वो जो प्रोग्रामिंग, क्योंकि डिलीट करने का या न्यू क्रिएट करने का या एरे को डिफाइन करने का ये सिंटैक्स तो चेंज नहीं होना, ये तो हर जगह पे सेम ही रहना है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ कोड थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी करता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर लिख कर और उसे इम्प्लीमेंट करके और सेम टाइप पे रन करके भी आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें जी, ये हम एक डायनामिकली पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं जी। ये देखें हमने, ये लाइन जो है सिंपल लाइन है, ये एक डेट पीटीआर क्रिएट करेगी और न्यू डेट के साथ, न्यू के ऑपरेटर के साथ हमने इसे क्रिएट कर लिया। बाद में प्रोग्राम के अंदर आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं और इसके साथ आप उसे, यानी यहाँ पर हमने कोई साइज मेंशन नहीं किया कि हमारे पास ये 5 का है 10 का है, सिंपल आपने एक न्यू के ऑपरेटर के साथ जो है वो
PTR को क्रिएट कर लिया है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास प्रोटोटाइप्स जो इसकी बताई गई हैं कि ये रिटर्न हमारे पास कुछ नहीं करता, और उसके बाद न्यू है, और उसके बाद साइज ऑफ टी है, जो साइज आपने मेंशन, ये उसकी फंक्शनल प्रोटोटाइप है न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स की। जाहिर है अगर हम इनको करना चाहते हैं, ओवरराइड करना चाहते हैं, तो हमें इनका पता होना चाहिए कि इसकी अपनी, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है ना न्यू और डिलीट जो है, जो ऑपरेटर्स हैं, तो इनको हम किस तरह से ओवरराइड करते हैं। ये देखें जी, एग्जांपल है इसको ओवरराइड करने की। ये न्यू का ऑपरेटर है, आपने इसके अंदर साइज दिया, टी कोई मेंशन किया, और उसके बाद आपने कैलेओ का फंक्शन यूज करके तो वो उतनी मेमोरी जो है वो उसे एलोकेट कर दी। तो ये आपके पास डिलीट के अंदर आपने उसी तरह फ्री पॉइंटर, फ्री स्टेटमेंट को यूज किया है। फ्री जो है ये मेमोरी को डी एलोकेट करता है, और कैलो का फंक्शन है ये मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप अब देखते हैं जी, आप सिंपली उसको डिलीट भी कर सकते हैं और आप उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये न्यू और ये इसको एज ए मेंबर फंक्शन उन्होंने करके दिखाया है, यानी डिफरेंट तरीकों से उन्होंने न्यू और डिलीट को सिंपली ओवरराइड करके दिखाया है। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 35 जो है ना, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम्स का ना। ये बेसिकली हैंड स्ट्रीम्स जो है ना, मतलब यूज तो हम कर रहे हैं डे वन से ना। मतलब आप सी आउट स्टेटमेंट के अंदर, मतलब ये आपके पास एक सी आउट स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो कुछ आप इसके अंदर लिखते थे ना, दिस इज अ स्ट्रीम। जो करेक्टर ऑफ एरे आप इसके अंदर टाइप करते थे, ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं ये वाली जो है ना, यानी हमारे लिए तो ये करेक्टर्स है ना, लेकिन प्रोग्राम और कंपाइलर के लिए ये क्या है कि ये हमारे जो प्रोग्राम है उसमें से ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जो हैं ये जानी है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप देखें, आपने एक इंटीजर वेरिएबल x रखा और उसकी वैल्यू 90 कर दी, और आपने यहाँ पे कहा सी आउट 90 और सी आउट x। ये x भी जो है इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 90 है, और 90 जो है वो 2 बाइट्स के अंदर स्टोर किया हुआ है, या 4 बाइट के अंदर स्टोर है, चूंकि इंटीजर वेरिएबल जो है ना वो ये है। अब सी आउट जो है, सी आउट का जो पूरा नाम बनता है ना वो कंसोल आउट होता है, और कंसोल कहते हैं आउटपुट स्क्रीन को। तो जब भी आप स्ट्रीम्स को यूज करते हैं, या लफ्ज जो स्ट्रीम है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है फॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यहाँ पर ना एक बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने, ये देखें। CIOS हमारे पास एक ओवरऑल सिस्टम है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये CPU के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर ये इनपुट स्ट्रीम है और ये आउटपुट स्ट्रीम है, यानी जो चीज़ उसने इनपुट लेनी है और जो चीज़ उसने आउटपुट लेनी है। अब जब आप इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं ना, तो ये बात तो 100% तय है कि आप इनपुट भी किसी से लेते हैं और उस इनपुट को शो भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो हर जो स्ट्रीम होती है ना, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है और कोई ना कोई डेस्टिनेशन होता है। सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हो सकते हैं, ये सिंपल बात है। सोर्स और डेस्टिनेशन इसके क्या हो सकते हैं, आप किसी डिस्क के ऊपर पड़ी हुई फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और रीड करके उसे आप अपने कंसोल, मतलब जब आप, ये मैं आपको एक मिसाल, वर्ड के अंदर नहीं, जब हम एक फाइल खोलते जी फर्रुख, जब हम वर्ड में एक फाइल खोलते हैं तो डिस्क के ऊपर वो फाइल पड़ी होती है। ठीक है, और मुझे ये बताओ, डिस्क के ऊपर तस्वीर पड़ी होती है या 01 पड़ा होता है? 01 ही पड़ा होता है ना, या उसके ऊपर तो जो करेक्टर्स हमें नजर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो तो हमारे रीडेबल फॉर्मेट में नजर आते हैं। अब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स पड़ी हुई हैं, जिसको आप, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम है, ठीक है, ये वहां से उन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को रीड करेगा। इसके लिए ये एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, वहां से ये रीड करेगा और अपनी जो विंडो है उसके अंदर उसको वो राइट करेगा। समझ आ गई बात की? तो आपका डिस्क जो है ये इसमें सोर्स है, और आपकी जो एलसीडी की स्क्रीन है ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर डेस्टिनेशन है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जब हम आउटपुट करते हैं इसके उल्ट, उस वक्त क्या है, आपने एक नई फाइल जो है ना वो खोली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या आपने
पेंट के अंदर या कोरल ड्रा किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने एक नई फाइल बनाई है। जब आप वो फाइल बनाते हो उस वक्त आप एलसीडी के ऊपर सारा काम कर रहे होते हो। जब आप सेव की कमांड देते हो तो उस वक्त क्या होता है, एलसीडी से वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जो हैं वो जाके हार्ड डिस्क के ऊपर राइट्स होनी है। समझ आ रही है ना? तो उस वक्त भी आपके पास कोई ना कोई एक आउटपुट है और कोई ना कोई आपके पास एक डेस्टिनेशन है और सोर्स है। तो जो ये हमारा टॉपिक है ना कि व्हाट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्ट्रीम, तो इससे मुराद यही है कि एक नंबर वन तो स्ट्रीम हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है। करेक्टर्स का लफ्ज मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि कंप्यूटर के लिए करेक्टर कोई चीज नहीं है, कंप्यूटर के लिए बाइट्स हैं। वो इमेज को भी उसी तरीके से रीड करता है बाइट्स की सूरत में। समझ आ रही है? और वो ऑडियो को भी उसी तरीके से रीड करता है, वो वीडियो को भी उसी तरीके से रीड करता है। तो जब आप हम बात करते हैं ना तो आज तक हमने यही कहा है कि फाइल ओपन फाइल क्लोज, चाहे वो वीएलसी प्लेयर में कर रहे हैं, चाहे वो हम डॉस में कर रहे हैं, चाहे हम डेटाबेस में कर रहे हैं, चाहे जहां भी कर रहे हैं। तो चूंकि जो जो प्रोग्राम होता है उसके लिए जो डाटा आप प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, वो डाटा उसके लिए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ही होता है। वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू स्टोर कर दी है, अब आप उसको जो है ना वो दिखाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हर इनपुट और आउटपुट स्क्रीन में जैसे सी इन ही है, सी इन क्या करती है, कंसोल स्क्रीन से इनपुट लेती है और आपके प्रोग्राम में मौजूद जो वेरिएबल होता है वहां उसे स्टोर कर रही होती है। ठीक है। सी आउट आपके पास क्या कर रहा होता है कि वो आपके वेरिएबल्स में मौजूद जो डाटा होता है प्रोग्राम के अंदर, उनको जो है वो कंसोल आउटपुट के ऊपर वो दिखा रहा होता है। समझ आ रही है बात की या नहीं जी? तो ये यानी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है। इसकी बहुत आसान मिसाल मैं अक्सर देता होता हूँ, वो ये है कि जितने भी कन्वर्टर हैं, ये आपके सामने एक ऑनलाइन मैं कन्वर्टर खोलता हूँ। अब ये देखें, मैंने इसे कहा जी ऑनलाइन पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर। अब ये मैंने ऑनलाइन खोल लिया एक ये स्मॉल पीडीएफ का। ठीक है। अब इसे जो मैं फाइल यहाँ से अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करके दूंगा, ठीक है ना, वो फाइल इसमें कैसे रीड होगी, ये उस फाइल को रीड करेगा एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ठीक है। और उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस करके उसको वर्ड में चेंज करेगा और फिर मुझे आउटपुट की सूरत में क्या देगा, फिर एक स्ट्रीम ऑफ बाइट देगा जिसे मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा। समझ आई बात की या नहीं जी? तो ये बात हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो सिर्फ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर डाटा को रीड नहीं करती, बल्कि उन्होंने पूरी पूरी एक फाइल, एक स्ट्रीम ऑफ बाइट को रीड करना होता है। फिर उस पूरी स्ट्रीम ऑफ बाइट को उन्होंने प्रोसेस करके एक पूरी आउटपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट ही उन्होंने जनरेट करनी होती है। ये जितने कन्वर्टर्स हैं ये इसकी मिसाल है, जितने फाइल को प्रोसेस करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं ये भी इनकी मिसाल हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब डिस्क पर पड़ी हुई किसी डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करते हो, वहाँ पर भी स्ट्रीम यूज़ होता है। वो स्ट्रीम होती है हार्ड डिस्क से आपकी एलसीडी के ऊपर। समझ आ गई बात की जी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी डेव सी प्लस प्लस में लिखा हुआ सी आउट आपके कंसोल के ऊपर जाके आउटपुट देता है और आपके कंसोल से लेके इनपुट वो आपके प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल में वो स्टोर करता है। ये स्ट्रीमिंग है, ये स्ट्रीम हैंडलिंग है। इसके लिए सी प्लस प्लस के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस भी मौजूद हैं। हम आयो स्ट्रीम डॉट एच को यूज़ करते हैं, सी इन एंड सी आउट को। बाकी आपने इस लेक्चर के अंदर काफ़ी सारे और फंक्शंस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिनको आप यूज़ करोगे। ये सिर्फ उसी सूरत में आपको ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग लाइफ में इसने यानी स्ट्रीम्स ने उस वक्त ही आपके काम आना है या आपने इनको इस्तेमाल करना है जब आपने फाइल्स में से डेटा को रीड करके उनको प्रोसेस करना होता है। जैसे मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है आजकल डेटाबेस के अंदर, आप एक पिक्चर अपलोड करके सेव करना चाहते हैं, यानी आप एक ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें डेटाबेस के अंदर आपने पिक्चर स्टोर करनी है। समझ आ रही है? अब पिक्चर जो है उसको पहले आप बाइट स्ट्रीम में चेंज करते हो और अपनी डेटाबेस में पिक्चर नहीं स्टोर करते, वहां पर आप बाइट फॉर्म के अंदर उस डाटा को स्टोर करते हो और हर दफा टूल्स के ज़रिए उस बाइट फॉर्म को इमेज में चेंज करते हो जब आपने रीड करना होता है, और हर दफ़ा
उसी इमेज को जो है ना वो रीड करके राइट करते हैं आप अपने। तो इसलिए ये स्ट्रीम्स यूज होती हैं, लेकिन बहुत कम एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर यूज होती हैं। हमारे पास जो है वो सिंपली सी इन एंड सी आउट हैं। इसको फॉर्मेट भी किया जा सकता है, जैसे जैसे ये देखें, वैल्यू तो पाई की है ये वाली, लेकिन हम शो करना चाहते हैं 3.141। तो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग वाले भी मौजूद हैं, चूंकि इससे पहले इन हैंडआउट्स में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया। और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह हम अपनी आउटपुट स्क्रीन को जो है ना वो फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सेट डब्ल्यू सी प्लस प्लस का एक फंक्शन है, सेट डब्ल्यू। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सी आउट के अंदर हम सेट डब्ल्यू को किस तरह से यूज करते हैं। ये क्या करता है, सेट डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर सेट फील्ड विड्थ। और यहाँ पर आप जरा नोट कीजिएगा कि आपने सी आउट में लिखा 77 और आगे आपने सेट डब्ल्यू 10 कर दिया, तो इसका मतलब अब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि कंसोल के ऊपर जो है ना वो 10 जो है ना वो सेल्स जो है ना वो हैं, उनके अंदर जाके इसने ये वैल्यू पुट अप करनी है। ये देखो, यहाँ पर मैंने सेट डब्ल्यू 10 किया, पहले पहले मैंने विड्थ क्रिएट की वहां पे, बाद में मैंने सेट। अगर आप इस जगह पर 10 से ज्यादा करेक्टर देंगे तो वो वहां पर उसे यूज नहीं कर सकेगा। इसी तरह हमने चूंकि इसे इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेटर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपने सी आउट और सी इन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें, ये सी इन का पहला फंक्शन है सी इन गेट। ये एक करेक्टर रीड करता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे इनपुट के ऊपर, अभी अभी तो हम सी इन को यूज करते हैं ना, किसी चीज को इनपुट लेना हो तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज आए कि प्रेस एनी की, यानी कोई एक बटन दबाएं नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए। अब हम सी इन अगर यूज करेंगे ना, तो फिर हम जी को प्रेस करके एंटर करेंगे तो सी इन चलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सिर्फ एक करेक्टर को रीड करे और खुद ब खुद रीड करके वो आगे मूव हो जाए। तो फिर हम सी इन नहीं यूज करेंगे, बल्कि सी इन गेट आप यूज करें। सी इन गेट क्या करता है, सिंगल करेक्टर को रीड करता है। ये सिर्फ एक करेक्टर को, ये देखा हुआ सिंगल करेक्टर को ये कीबोर्ड से रीड करता है और उसी वक्त जो है ना वो फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है जी। तो सी इन के दो फॉर्मेट हैं कॉल करने के। एक फॉर्मेट यही है कि आप सी इन के साथ गेट को यूज कर सकते हैं ऐसे। दूसरा इसका तरीका ये भी है कि सी इन गेट करके आगे आप वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है। यानी अगर आप सी एच आपके वेरिएबल का नाम है, तो और आप इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू गेट करना चाहते हैं, ये तो सिंपल कंसोल से गेट करेगा। किसी वेरिएबल में ये करेक्टर रीड होके नहीं जाएगा। कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे, कंसोल में ही रह जाएगा। लेकिन जब ये इसको रीड करेंगे तो ये सी एच के वैल्यू में जाके सेव हो जाएगा। यानी दो तरीकों से आप गेट को कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये सी इन का गेट है, और भी आउट के भी फंक्शन है। ये देखें, सी आउट का पुट फंक्शन है, जो एक करेक्टर को पुट करता है आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो ये मतलब चंद चीजें हैं स्ट्रीम्स के बारे में। फिर इसके बाद इसके काफी सारे फंक्शंस हैं। एक क्लास तो इसमें हम यूज करते हैं आयो स्ट्रीम डॉट एच, और एक आयो मैनिप डॉट एच के नाम से भी है, जिसको सिंपल आप, इसमें डिफरेंट किस्म के मैनिपुलेटर्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। आपने सिंपली करना क्या है कि ये जो 5-7 फंक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, उनकी आपने लाइन बाय लाइन डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ताकि अगर एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जैसे ये है सी एरर और सी लॉग, ये दो आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं जिस जो सी आउट की जगह हम यूज कर सकते हैं। सी एरर कब यूज होता है और सी लॉग कब यूज होता है। बफर्ड इनपुट आउटपुट क्या होती है, ये एक टेक्निकल चीज है। बफर्ड इनपुट आउटपुट, जब आप रीड कर रहे होते हैं तो हमने कहा एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। सोर्स और डेस्टिनेशन में डायरेक्ट डाटा रीड नहीं होता, बल्कि हम डाटा इन दोनों के दरमियान एक मेमोरी लगा देते हैं जिसे बफर मेमोरी कहते हैं। तो सोर्स से डाटा बफर मेमोरी में आता है, बफर मेमोरी से आगे डेस्टिनेशन पे जाता है। अगर तो आप बफर को इन्वॉल्व करके इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है बफर्ड इनपुट आउटपुट। और बाय डिफॉल्ट आम तौर पे जो है बफर्ड इनपुट आउटपुट ही होती है। अगर आप इसको गूगल करें ना, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, बफर्ड इनपुट और आउटपुट ना। फर्ज करें बफर इनपुट स्ट्रीम हम बात करते हैं और हम इसका इमेज देखते हैं, तो ये देखें वो आपको इस तरह करके दिखाएगा
कि ये आपकी डिस्क है, ये आपकी एप्लीकेशन है, इसके दरमियान एक पाइप लगा हुआ है, जो मेमोरी है, जो होल्ड कर सकता है डाटा को फॉर सर्टेन टाइम। डिस्क से फाइल लोड हुई, लेकिन एप्लीकेशन अभी अगर बिजी थी, तो ये डाटा ज़ाया नहीं होगा, बफर में रुका रहेगा। बफर की एक कैपेसिटी होती है, ये देखें, जहाँ भी आप देखेंगे तो बफर्ड इनपुट जो है, बफर मेमोरी जो होती है, ये एक स्पेशल मेमोरी होती है। और दोनों तरीकों से जो है वो इनपुट आउटपुट की जा सकती है। बफर्ड इनपुट भी हो सकती है, अनबफर्ड इनपुट भी हो सकती है। ये जो फंक्शंस मैंने बताए हैं, नीचे एक पूरी लिस्ट आ रही है, जैसे सी एर और सी आउट है। सी आउट जो है ये बफर्ड आउटपुट है, सी एर जो है ये अनबफर्ड आउटपुट है। ठीक है, ये पूरी एक तफसील लिखी हुई है यहाँ पे। ये वाला टेबल आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कौन सा जो है वो, मतलब जैसे ये सी प्रिन है, सी एरर है, इनकी एक-एक लाइन की डेफिनेशन आपने ज़हन में बिठानी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में डेफ़िनेटली इनके बारे में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़रूर आएँगे कि सी आउट किस लिए सी एर किस लिए यूज़ होता है, सी एक्स किस लिए यूज़ होता है। ठीक है जी? तो स्ट्रीम्स के हवाले से हमारे पास ना यही कुछ मेथड्स हैं। जितने भी ये मेथड हैं, जैसे ये गेट का मैसेज है, एक लाइन को एक कैरेक्टर को गेट करता है, गेट लाइन जो है वो पूरी लाइन को रीड करता है। ठीक है? और इसी तरह पीक का फंक्शन है, अनगेट जो है वो नेक्स्ट रीड होने जो लास्ट रीड हुआ है कैरेक्टर, उसको जो है वो रिटर्न करता है। पीक जो है वो नेक्स्ट कमिंग रीड होने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर एक कैरेक्टर होता है, उसके बारे में बताता है। ये डेफिनेशंस आपके ज़हन में इनकी होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है इसका। और जब कभी आप इसको अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर फ्यूचर में यूज़ करेंगे, तो ये उस वक़्त आपको क्लियरली जो है ना इन चीज़ों की समझ आ जाएगी जी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो हम 36 से यूज़ पढ़ेंगे, बल्कि कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने की। इसमें वही जो सेट डब्ल्यू नहीं मैंने बताया, कुछ मैनिपुलेटर्स बताए गए हैं, सेट डब्ल्यू के नाम से हैं, और भी इस तरह के मैनिपुलेटर्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी आउटपुट को मज़ीद फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच।